नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। हादसों की हकीकत जो आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम जाता है, इसको लेकर के एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और आज मैं एक ऐसी कहानी के बारे में आपको बताऊंगा जिसे सुनकर आपको भी लगेगा क्या ऐसा भी होता है। एक जज साहब जो न्याय की कुर्सी पर बैठ के अपने पूरे जीवन काल में जो ये मान लीजिए कि बहुत सारे जो केस हैं उनको देखते हैं, सुनते हैं और उनका न्याय भी करते हैं उस कुर्सी पर बैठ के। एक दिन उनको खुद ही फांसी पर झूलना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था। क्योंकि एक ये मान लीजिए कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के ये पहले ऐसे जज साहब थे जिनको क्राइम को लेकर के, ये मान लीजिए कि क्राइम, मर्डर, लूट, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, रेप, हत्या, तो इन चीज़ों को लेकर के इनको जो है फांसी दी गई थी। तो देशद्रोह या कोई और अन्य मुकदमों को छोड़ करके ये एक पहले ऐसे जज हैं दुनिया के जिनको फांसी दी गई थी। क्योंकि मैंने भी इस पर काफ़ी स्टडी की है, उसके बाद में ही मैं आपको पूरे फैक्ट के साथ में बता रहा हूँ कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने सर्च किया है, उसके हिसाब से हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के ये पहले ऐसे जज थे जिनको फांसी दी गई थी। उपेंद्र नाथ राज खोवा नाम था इनका। बचपन में पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, पढ़ाई करते रहे। उसके बाद में फिर हायर एजुकेशन हुई, उसके बाद में फिर इन्होंने न्यायिक परीक्षा जो पास करने के बाद में फिर ये जज बने थे। आसाम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आसाम में अलग अलग जगह इनकी ड्यूटी रही, बहुत सारे केस इन्होंने देखे, बहुत सारे केसों का इन्होंने फैसला किया उस जज की कुर्सी पे बैठ के। उसके बाद में फिर इनकी ड्यूटी रिटायरमेंट के समय, जब इनके रिटायरमेंट के 2 साल थे, तो उस समय इनकी ड्यूटी वेस्ट आसाम के एक डुमरी नामक एक शहर है, छोटा सा शहर है, काफ़ी अच्छा शहर है, वहाँ पर इनकी पोस्टिंग की गई। वहाँ पर सबसे पहले तो ये वैसे ही किसी प्राइवेट जगह पे रहे। और क्योंकि जब पोस्टिंग हुई थी उस समय सरकारी जो बंगला था वो नहीं मिल पाया था। कुछ दिन के बाद में इन्हें बंगला मिला, सरकारी बंगले में शिफ्ट हुए। इनकी पत्नी और इनकी 3 बेटियां जो गुवाहाटी में रहती थी, गुवाहाटी में क्योंकि इनका अपना मकान था तो वो वहाँ पर रहती थी, पढ़ाई कर रही थी। इनकी पत्नी उन्हीं के साथ रहती थी। तो इन्होंने फिर अपने फैमिली को बुलाया, अपने जो घर वाले थे उनको सबको बुलाया। घर वालों का आना जाना वहाँ पर लगा रहता था क्योंकि कभी आते थे कभी चले जाते थे, तो इस तरह की तमाम चीज़ें वहाँ पर होती रही। क्योंकि वहाँ ये सेशन जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे वहाँ पर, तो सरकारी बंगला भी नहीं मिल चुका था। उसके बाद में सन 1969 की बात है। 1969 में इनको डुमरी में जो पोस्टिंग मिली थी, उसके बाद में लगातार इस तरह की चीज़ें चलती रही। जज साहब का डेली अपने जो है सरकारी बंगले से अपने दफ्तर जाना, दफ्तर में न्याय जो केस थे उनको सुनना और उनका जो है न्याय करना, फिर उसके बाद में फिर अपने सरकारी बंगले में आ जाना। तो इस तरह से इनका जो काम था वो चलता रहा। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। जो इनकी पत्नी थी उनका नाम था पलोती राज खोवा। इनकी जो बड़ी बेटी थी उनका नाम था निर्मला। जो सेकंड नंबर की यानी दूसरी बेटी थी उसका नाम जोनाली था। जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम रूपाली था। तो इनकी ये तीनों बेटियां थी जो गुवाहाटी में अपनी माँ के साथ रहती थी और वहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। फैमिली को बुलाते हैं, फैमिली आती है, फैमिली चली जाती है। तो इस तरह का वाकया चलता रहा। तो वहाँ पर कुछ दिन रुकते हैं। वहाँ पर 1969 में इन्होंने चार्ज लिया था। 1970 में करीब फरवरी के महीने में एक सरस्वती पूजा होती है। क्योंकि जो आसाम की अगर बात करें तो इस तरह की जो पूजा होती है तो उनमें काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं और काफ़ी अच्छे धूमधाम तरीके से ये पूजा का आयोजन वहाँ होता है और पूजा वहाँ पर की जाती है। 2 फरवरी 1970 को ये रिटायर्ड होने थे। उसके बाद में इनकी फैमिली का आना जाना लगा रहता है। सरस्वती पूजा जब थी, इन्होंने अपनी दोनों छोटी बेटियों को और अपनी पत्नी को वहाँ से बुलाया था। क्योंकि दोनों छोटी बेटियाँ और पत्नी और इनकी बड़ी बेटी वो वहाँ गुवाहाटी में रह के पढ़ाई कर रहे थे। तो दोनों छोटी बेटियों के एग्ज़ाम थे, मार्च में एग्ज़ाम होने थे, एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी थी, तो इसलिए उन्हें वहाँ से वापस जाना पड़ा 2 फरवरी के बाद में। क्योंकि सरस्वती पूजा होने के बाद में रिटायरमेंट हो चुका था, उसके बाद में फिर उन्हें वापस गुवाहाटी जाना पड़ा। तो इन्होंने अपनी पत्नी और बड़ी बेटी को वहाँ पर अपने साथ रोक लिया और अपने अर्दली को बुलाते हैं। अर्दली को बुला के जो वहाँ पास में ही एक पेड़ खड़ा होता है तो उसको ये बोलते हैं कि इसको कटवा दिया जाए। उसको कटवा दिया जाता है। तो उसको कटवाने के बाद में बोलते हैं कि इसकी जड़ को भी निकाल दीजिए। जब जड़ निकल जाती है उसकी, क्यों वहाँ गहरा गड्ढा हो जाता है, जब पेड़ किसी को काटा जाएगा उसकी जड़ भी निकाली जाएगी, तो वहाँ अमूमन गड्ढा हो ही जाता है। तो जब गड्ढा हो गया, वहाँ गड्ढा भरने की जब बात हुई तो इन्होंने मना कर दिया कि इन्होंने कहा कि ये कुछ वहाँ पर फ्लावर कोई बाहर से पौधे मंगाएंगे
इस गड्ढे में उनको लगाएंगे। उसके बाद में क्योंकि जो जज रिटायर हो चुके थे, क्योंकि पुराने जो जज आएंगे, जो नए आने वाले जज होंगे, तो कम से कम वो पेड़ पौधे देख के कि यहाँ भी किसी ने पेड़ लगाए थे, तो कम से कम एक याददाश्त बनी रहे। इसके लिए इन्होंने वो गड्ढा बोला कि इसको ऐसे ही रहने दो। तो 2-3 दिन वो गड्ढा ऐसे ही रहा। तो एक दिन जज साहब किसी काम से गए हुए थे, तो इनकी पत्नी ने देखा वो गड्ढा अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, तो इनकी पत्नी ने उस गड्ढे में मिट्टी डलवा के उसको पूरा मतलब समतल कर दिया ज़मीन के। जज साहब वापस आए शाम को, देखा, बहुत गुस्सा हुए, तो फिर दोबारा से उस गड्ढे को खुदवाया इन्होंने। गड्ढे को खुदवाने के बाद में फिर एक इनके किचन के पास में एक और गड्ढा था, तो वहाँ भी उसको खुदवाया और उसको भी जो पेड़ था उसको कटवाया, फिर उसकी जड़ निकलवाई। जड़ निकलवाने के बाद में जो गड्ढा था वहाँ पर, उस गड्ढे को भी बोला कि इसको भी ऐसे रहना, तो यहाँ पर भी पौधे लगाने हैं। तो इस तरह से एक बाथरूम के पास में और एक पीछे किचन के पास में 2 पेड़ उन्होंने कटवाने के बाद वहाँ पर जो जड़ें उनकी निकली, वहाँ पर गड्ढा इन्होंने बोला कि इसी तरह से रहने दो। 10 फरवरी की अगर मैं बात करूँ तो 10 फरवरी की रात जब बीती, सुबह हुई। सुबह के समय नौकर आए, नौकरों ने आके पूछा कि भाई आपकी पत्नी और आपकी बेटी कहाँ है मैम साहब, और मैम दिख नहीं रही हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई कोई अर्जेंट फ़ोन आ गया था, तो वहाँ रिश्तेदारी थी एक, वहाँ उन्हें अचानक से जाना पड़ा। तो नौकर थे, उन्होंने भी मान लिया कि ठीक है जाना पड़ा, हो सकता है कि सुबह निकल गए हों जल्दी। उसके बाद में जो उनका एक नौकर था, उसकी निगाह जब बाथरूम से पानी जाता है ना, तो वहाँ जो नलकूप होता है जहाँ से पानी निकलता है, नाली होती है पानी निकलने के लिए, जब उसकी निगाह वहाँ पड़ी तो देखा कि पानी हल्का हल्का लाल रंग का निकल रहा है। वहाँ पे आसपास में सर्च किया, कुछ नहीं मिला। ऊपर आकर देखा तो जज साहब कपड़े धो रहे थे, क्योंकि चादर थी वो बेडशीट की और तकिया था और अपने कपड़ा था जो अपना पहने हुए कपड़े थे, तो उनको वो धो रहे थे। तो बड़ा अजीब लगा कि भाई इतने सालों में मतलब अगर किसी नौकर से बोल देते, नौकर धो देता कोई कपड़े। तो अब जज साहब ने जब कपड़े धोने स्टार्ट किए तो उसमें से चादर का रंग जो चादर होती है बेडशीट की, लाल रंग की चादर थी। तो सोचा कि हो सकता है इसका कलर निकल रहा हो। और अब जज साहब है रिटायर्ड हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सोचा हो सकता है भाई अपना जो है काम खुद ही कर रहे हो, किसी को ना बताया हो। तो ये इस तरह की सब चीज़ें उसके सामने उन्होंने कहा भी चलो ठीक है, बात जो है अपना इधर उधर हो गई। फिर उसके बाद में फिर उसकी निगाह एक और जगह गई और उसे मतलब देख के कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि जहाँ बाथरूम के पास में जो पेड़ कटवाया था, जिसकी जड़ बाहर निकलवाई थी, वहाँ एक गड्ढा था। वो गड्ढे के ऊपर भी मिट्टी पड़ी हुई थी, वो पूरा जमीन के समतल हो चुका था। तो पत्नी नहीं है, बेटी नहीं है, और लाल रंग का पानी, और जो गड्ढा है एक गड्ढा भी वो भर चुका था। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सवाल कुछ आए, लेकिन उसने भी फिर जज साहब थे तो उसने भी ज़्यादा जो है इस बात को जो है मतलब दबाना ही चाहा। उसने मतलब सोचा कि क्या इस बात को करना है कि हो सकता है मैम चली गई हूँ और चादर का पानी निकल रहा हो, गड्ढा भर गया हो, भरवा दिया हो, किसी को बुला के ना अच्छा लग रहा हो। तो इस तरह की तमाम चीज़ें उस नौकर के मन में आई। 11 फरवरी की सुबह की मैं आपको पूरी बात मैंने बताई है। उसके बाद धीरे धीरे समय गुजर गया। गुजरने के बाद में 25 फरवरी को इन्होंने जो इनकी 2 बेटियां थी छोटी, जो गुवाहाटी में पढ़ रही थी किसी रिश्तेदार के यहाँ पे, तो अपने रिश्तेदार को फ़ोन करके उन दोनों बेटियों को अपने पास बुलाने की इन्होंने इच्छा जाहिर की। उन्होंने मना किया कि भाई मार्च में एग्ज़ाम है और बच्चों को तैयारी भी करनी है, एग्ज़ाम का टाइम है, तो नुकसान कहीं ना कहीं पढ़ाई का होगा। तो ये बोले कि नहीं, हमें घूमने जाना है और हमारा जो प्लान था वो पहले से ही सेट था, तो बच्चों को भेज दीजिए। कई बार मना भी किया गया कि नहीं एग्ज़ाम है बच्चों का, कहीं ना कहीं उसका जो है नुकसान होगा पढ़ाई का। तो जज साहब नहीं माने और अपनी बेटियों को वहाँ उन्होंने बुला लिया और गुवाहाटी से और डुमरी के लिए जो बस चलती है, तो उस बस में बैठ करके वो दोनों बेटियाँ इनकी डुमरी पहुंच गई इनके पास में। जज साहब बस स्टैंड पे खुद लेने गए, क्योंकि सरकारी गाड़ी इन्हें मिली हुई थी, और जब तक क्योंकि सरकारी गाड़ी इन्होंने वापस नहीं की थी। अमूमन जब कोई जज रिटायर्ड होता है तो हो सकता है कुछ दिन के लिए वो सरकारी गाड़ी हो सकता है छोड़ भी दी हो इनके विभाग ने। तो दोनों बेटियों को लेकर के अपने घर आए। घर आने के बाद में शाम को सबने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद में 25 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। 25 तारीख के बाद में जब 26 तारीख की सुबह हुई तो फिर नौकर आए सुबह, वही कहानी कि भाई दोनों बेटियां कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि दोनों बेटियां किसी मतलब एक जगह जाना था वहाँ, तो वो अर्जेंट में चली गई, तो मुझे भी वहाँ जाना है। तो इस तरह की जो तमाम बातें हुई, तो फिर देखा कि जो पीछे किचन के पास में जो पौधा कटवाया था, जिसकी जड़ें बाहर निकलवाई थी, उसमें भी मिट्टी भरी हुई है, वो भी ज़मीन के मतलब समतल कर दिया गया है।
तो जो नौकर थे उन्होंने भी सोचा कि भाई पहले 10 तारीख को जो इनकी बीवी और इनकी बेटी थी वो नहीं मिली, उसके बाद में गड्ढा समतल हो गया। अब ये 25 तारीख को बच्चियाँ आई हैं और 26 तारीख को ही अचानक मतलब ऐसे सुबह सुबह कैसे जा सकती हैं। तो ये तमाम तरह के जो सवाल हैं उनके मन में चल रहे थे। खैर जज साहब थे, उनसे पूछना भी ज़्यादा ज़रूरी, मतलब इतना कोई ऐसा नहीं था कि भी उनसे ज़्यादा सवालात किए जाएँ। उसके बाद में जज साहब वहाँ उस सरकारी बंगले में पूरा मार्च रहते हैं। मार्च के बाद में अप्रैल में करीब 15 अप्रैल को वहाँ से छोड़ के निकलते हैं उस सरकारी बंगले को। सरकारी बंगले को छोड़ करके वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद में जो उनका एक अर्दली था जिसका नाम जयप्रकाश था, वो सिलीगुड़ी एक वहाँ पर जगह है आसाम में, सिलीगुड़ी गया था क्योंकि उसके कुछ रिश्तेदार रहते थे, कुछ उनका अपना वहाँ एक मकान भी था। तो जब इनको जज साहब को किसी तरह से उनको पता चला होगा कि जज साहब का जो अर्दली है वो जयप्रकाश जो जिसका नाम है, तो वहाँ पहुँचते हैं जयप्रकाश के पास में, उसके घर पहुँचते हैं और 2-3 दिन उसके घर पे ही रहते हैं और बताते हैं कि भाई मैं ज़रूरी किसी काम से आया हुआ था और यहाँ पर एक सिवाय होटल है, एक सवाई होटल है, सवाई होटल में मैं रुका हुआ हूँ, लेकिन ये बात आप किसी को बताना मत। जज साहब उनको बताते हैं। तो अब अर्दली जो था वो भी अपना ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी क्या कहेगा जज साहब से, बात यहीं ख़त्म हो जाती है। और दूसरी तरफ जो इनकी पत्नी थी, और इनकी पत्नी जो पलोती राज खोवा थी, उनके जो मतलब ब्रदर थे, जो इनके भाई थे उनका नाम था ब्रदर शर्मा। जो जज साहब की पत्नी थी पलोती राज खोवा, उनके भाई का नाम था ब्रदर शर्मा, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में थे, गुवाहाटी में ही उनकी तैनाती थी। तो वो पहुंचते हैं क्योंकि फ़ोन मिलाते हैं, बच्चों का फ़ोन नहीं मिलता है, जो उनकी भांजी थी उनका फ़ोन नहीं मिलता है, जज साहब से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, जो उनकी बहन थी जो जज साहब की बीवी थी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो वो डुमरी पहुंचते हैं। डुमरी पहुंच के देखते हैं कि वहाँ एक और जज साहब थे, उनकी तैनाती हो चुकी थी क्योंकि अप्रैल में करीब 15 अप्रैल को ये जज साहब जो है वहाँ से निकल चुके थे, उपेंद्र नाथ खोवा वहाँ से निकल चुके थे। और वहाँ पर जो दूसरे जज साहब थे 1970 जून 1970 में दूसरे सेशन जज साहब जो थे मिस्टर NK चौधरी, उन्होंने डुमरी में आकर के चार्ज ले लिया था। चार्ज लेने के बाद में वो भी सरकारी बंगले में अपना शिफ्ट हो गए थे वहाँ पर। जब उनके पत्नी थी, उनकी पत्नी के भाई जो गुवाहाटी में जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में थे, उनकी तैनाती थी, वो पहुँचते हैं डुमरी। जज साहब से बात करते हैं। जज साहब से बात करके उन्होंने बताया कि भाई वो तो यहाँ से खाली करके जा चुके हैं, अब उनसे कोई फ़ोन पे या किसी तरह से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसके बाद में फिर जो उनका स्टाफ था, स्टाफ से बातचीत होती है। स्टाफ से बातचीत होने के बाद भी कुछ हल नहीं निकलता है। उसके बाद में जो उनका अर्दली था जयप्रकाश, जो सिलीगुड़ी गया था और उनसे जज साहब से मुलाकात भी हुई थी, तो उससे बात होती है। तो उससे बात करके वो एक राज उगल देता है, एक बात जो है उन्हें बताता है कि जज साहब मेरे पास आए थे और उन्होंने बोला था कि वो एक सवाई होटल है सिलीगुड़ी में, वो वहाँ ठहरे हुए हैं, और लेकिन ये बात किसी को बताना मत। ये बात जो उनका अर्दली था जयप्रकाश, वो इनकी पत्नी के भाई को बता देता है जो कि पुलिस विभाग में थे। अब वहाँ से वो सिलीगुड़ी के लिए निकलते हैं। सिलीगुड़ी पहुँचते हैं तो वहाँ लोकल पुलिस के साथ वो होटल पहुँचते हैं। होटल में पता चलता है कि इस रूम नंबर में उपेंद्र नाथ राज खोवा रुके हुए हैं। तो उसका दरवाज़ा नॉक किया जाता है। जब वो दरवाज़ा खुलता है, जज साहब देखते हैं कि उनका साला है, साथ में पुलिस भी है, तो एकदम थोड़ा सा मतलब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो उसके बाद में बातचीत होती है बैठ के, भाई आप कहाँ थे? तो उन्होंने बताया कि भाई मैं यहीं था। और जब उनकी पत्नी के और उन बच्चियों के बारे में पूछा जाता है तो जज साहब कहते हैं कि भाई मैं आपको बोल के नहीं, मैं कुछ लिख के बताऊँगा। तो ये वहाँ की लैंग्वेज में एक पेपर पे लिखते हैं और उस पेपर में लिखा हुआ था कि 10 फरवरी को वो जब अपने घर में मौजूद थे, उनकी पत्नी का पैर फिसल जाता है, जिसके कारण से वो गिर जाती हैं और उनके सर में चोट लग जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। और जो इनकी बेटी थी, जो बड़ी बेटी थी, इस चीज़ को लेकर के वो मतलब मानसिक रूप से परेशान हो जाती है और नींद की गोलियां जो है ओवरडोज ले लेती हैं, जिससे उनकी भी डेथ हो जाती है। और ये कुछ लोगों को वहाँ से बुला के उनकी जो डेड बॉडी थी उनको मतलब नहर में प्रवाहित कर देते हैं, ऐसा जज साहब ने उनको बताया। ऐसा बताया तो फिर पता चला कि वो और 2 बेटियां कहाँ हैं, उनके बारे में फिर उन्होंने इसी तरह की कोई कहानी बना के उनको बता दी। अब उनको ये कहानी समझ में नहीं आई, लेकिन जज साहब थे, पुलिस भी वहाँ मौजूद थी,
क्योंकि जज साहब से ज़्यादा मतलब सख्ती से पूछ भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो है ये पूरा का पूरा अपना बयान आप मजिस्ट्रेट के सामने रख दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने रख देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बैठिए, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। जैसे ही वो अपने दरवाजे को बंद करके अंदर कपड़े चेंज करने गए तो अंदर से बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई। पुलिस ने और जो इनके वहाँ साले साहब मौजूद थे उन्होंने जाकर के दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि जज साहब ने अपने आप को चाकू मतलब मारने की कोशिश की थी, अपने आप को अपनी जान लेने की कोशिश की थी मतलब। तो लेकिन चाकू का घाव गहरा था और वो खून से लथपथ वहाँ पड़े हुए थे। उनको वहाँ से ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। कुछ दिन के बाद जब वो ठीक होते हैं, ठीक होने के बाद फिर उनसे बातचीत होती है कि भाई अब पूछा जाए इनसे कि कैसे है, क्या है कहानी। तो वो सारी बातें जो है फिर दोबारा से पुलिस उनसे पूछने की बात करती है। तो वो पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने ही उनका जो है मतलब कत्ल कर दिया है और वो गिरी नहीं है और ना ही उनका शव नाले में मतलब नदी में बहाया है। तो उन्होंने कत्ल कर दिया है उनका अपने परिवार के 4 लोगों का, यानी 3 बेटी और 1 पत्नी का। 10 फरवरी की रात को कत्ल किया गया और 25 फरवरी की रात को ये कत्ल किया गया है। तो अब पुलिस सख्ते में आती है क्योंकि जज साहब थे, उन्होंने इस तरह का जो बयान दिया तो कहीं ना कहीं मतलब पुलिस वाले भी, जो पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे वो भी एक तरह से मतलब बिल्कुल शक पका जाते हैं कि एक जो जज कुर्सी पर बैठ के लोगों का मतलब न्याय करता है लोगों के लिए, तो उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। खैर वो फिर उनसे पूछते हैं कि भाई ये कैसे माना जाए कि आपने वहाँ पर मतलब 4 लोगों का कत्ल किया है, तो उनकी डेड बॉडी मतलब कहाँ है। तो वो बताते हैं कि डुमरी में जो सेशन जज हैं उनका जो बंगला है, उस बंगले में किचन के पास में एक पेड़ था, उसको कटवाया गया था। वहाँ एक गड्ढा खोदा था, जो जड़ निकाली थी, वहाँ पर 2 डेड बॉडी है और एक बाहर बाथरूम के पास में जो पेड़ था उसको भी कटवाया गया था। 2 डेड बॉडी उस गड्ढे में है। तो पुलिस वहाँ से निकलती है गुवाहाटी से। 9 अगस्त 1970 को उन्होंने ये बात कबूली थी, अगस्त के महीने में, यानी फरवरी में उन्होंने कत्ल किया था और अगस्त में ये बात उन्होंने कबूली थी। 10 अगस्त को पुलिस डुमरी पहुंच के परमिशन लेती है क्योंकि एक जज साहब के घर में खुदाई होनी थी, उसके लिए परमिशन चाहिए होती है। परमिशन ले करके जब 11 अगस्त को पुलिस मजदूरों के साथ में उस स्पॉट पे पहुंचती है जहां पर बताया गया है कि यहाँ लाशें दबी हुई हैं। वहाँ गड्ढा खोदा गया तो उनकी पत्नी की और बड़ी बेटी का कंकाल वहाँ से मिला। फिर दूसरा गड्ढा खोदा गया तो वहाँ से उनकी दोनों बेटियों का कंकाल मिला। तो इस तरह से जो है पूरा ये मामला मतलब पुलिस ने जांच की, खोला पूरा मामला। उसके बाद में क्योंकि एक जज साहब का मामला था और पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, डुमरी में ही इनको एक जेल में भेज दिया जाता है और वहाँ से एक स्पेशल जज की तैनाती की जाती है, जो इस पूरे केस एक अपॉइंट किया जाता है एक स्पेशल जज को, जो इस केस का पूरा ट्रायल देखेंगे। 13 नवंबर 1972 मुकदमे की कार्रवाई शुरू करने का वो दिन था, लेकिन उससे पहले ही 12 नवंबर 1972 को जज साहब जेल में बंद थे और जेल में ही अपनी जान लेने की यानी आत्महत्या करने की उन्होंने कोशिश की थी, जिसकी वजह से 13 नवंबर 1972 को जो ट्रायल जो कार्रवाई शुरू होनी थी वो कुछ दिन के लिए टाल दी गई थी, क्योंकि जज साहब ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। कुछ दिन के लिए उस कार्रवाई को और वहां से स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद में ट्रायल चला। 27 जनवरी 1973 को ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और फैसले में उन्होंने जो जज साहब थे उनको सजाए मौत जो है उन्होंने दी, क्योंकि जब पुलिस ने भी चार्जशीट पेश कर दी थी, जो स्पेशल जज थे उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। 27 जनवरी 1973 में ट्रायल कोर्ट ने अपना जब फैसला सुनाया था, फैसले में जज साहब को सजाए मौत जो था वो वहाँ से मिला। उसके बाद में जज साहब हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने भी जो लोअर कोर्ट था उसकी फैसले को सही माना और सही ठहराया और उसको भी जो है सजाए मौत की उनकी जो फैसला सुनाया गया था उसको मतलब बरकरार रखा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही माना कि एक जज जो कुर्सी पे बैठ के लोगों के लिए न्याय करता है, अगर वो इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये सज़ा का प्रावधान है कि इनको मौत का जो सज़ा दी गई है वो इनके लिए बिल्कुल ठीक है। उसके लिए एक रास्ता और बचा था कि राष्ट्रपति जो है महामहिम, उनके पास दया याचिका लगाई जाए और दया याचिका जो अगर वहाँ से फेल होती है तो कहीं ना कहीं फिर जो जज साहब थे उनको थोड़ा सा राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन
जब दया याचिका राष्ट्रपति के पास लगाई जाती है तो वहाँ से भी इन्हें कोई किसी भी तरह की मतलब कोई नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पर भी इनको जो है सजा मौत जो है इनको दी गई थी वो भी एक तरह से कायम रहती है। तो जो रास्ते थे वो सारे बंद हो चुके थे। 1976 में जो आखिरी रास्ता था ये भी बंद हो चुका था। डेथ वारंट था, उस पर भी सिग्नेचर हो गए। अब ये देखिए कि 14 फरवरी, जिसको अभी फिलहाल हम लोग बात करें तो वैलेंटाइन के रूप में हमारे जो देश के युवा है वो मनाते हैं, वैलेंटाइन डे के रूप में। 14 फरवरी शनिवार का दिन था। 1976 में सुबह 6 बजे जज साहब को जोहरट जो जेल थी उसमें फांसी दे दी जाती है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस आदमी ने 60 साल की अपनी नौकरी पूरी की होगी और जो उनकी शादी को भी 30 साल हो चुके थे, 30 साल अपनी पत्नी के साथ रहे, बच्चों के साथ में रहे, ऐसी मतलब कौन सी ऐसी बात हुई है या ऐसा कौन सा मतलब पूरी इस जिंदगी में कोई ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से उन्हें इन चारों को मारना पड़ा। ये बात जज साहब ने किसी को नहीं बताई और ये बात आज तक भी राज है कि आखिर इन्होंने उन चारों को मौत के घाट क्यों उतारा। इससे पहले उनके दिमाग में क्या बातें आई थी, क्योंकि 30 साल इनकी शादी को हो चुके थे, यानी पूरी एक जिंदगी अपनी पत्नी के साथ में गुजारी, और जब रिटायरमेंट का ही समय आया तभी उन्होंने ऐसा मतलब ऐसी घटना क्यों की और इस घटना को अंजाम क्यों दिया। आज तक भी ये बात राज ही है और आज तक इस बात से मतलब पर्दा नहीं उठ पाया है कि आखिर आज तक इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया, क्योंकि उपेंद्र नाथ राजखोवा जो एक जज थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में न जाने कितने फैसले किए होंगे, उनको ही एक दिन फांसी पर झूलना पड़ेगा, तो उनको सजाए मौत दी गई थी। तो ये हिंदुस्तान का ही नहीं, मतलब आप ये मान लीजिए आज तक के रिकॉर्ड में एक ऐसे पहले जज थे जिनको इस क्राइम के लिए, अगर मैं क्राइम की बात कर रहा हूँ, केवल क्राइम करने के लिए उनको फांसी की सजा दी गई थी। क्योंकि मैंने भी इस पर बहुत स्टडी की है और स्टडी के बाद में बहुत कुछ देखा, पढ़ा मैंने भी बहुत, लेकिन आज तक कोई ऐसा मेरे सामने केस नहीं मिला जितना मैंने पढ़ा है कि उसमें किसी जज को और मतलब इस तरह के क्राइम के लिए जो है उनको सजाए मौत दी गई। पहले जज थे उपेंद्र नाथ राजखोवा, जो ये पहले जज थे जिनको फांसी दी गई थी। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को और अपनी 3 बेटियों को रिटायरमेंट के समय, बिल्कुल रिटायरमेंट के लास्ट मोमेंट पे ही क्यों मारा। रिटायरमेंट से 2 दिन पहले अपनी पत्नी को और बेटी को मारते हैं 10 फरवरी को, और उसके बाद में करीब 15 दिन के बाद में 25 फरवरी की रात को अपनी दूसरी 2 छोटी बेटियां थी उनको भी ये मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसा क्या हुआ होगा कि इन्होंने अपनी पत्नी को और 3 बेटियों को मौत के घाट उतारा है, ये आज तक राज है। तो ये कहानी कैसी लगी आपको हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव राय आप देना चाहें वो भी दे दीजिए, और जो चैनल है आपका खबर टुडे न्यूज़, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ये खबरें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप कोई और खबर सुनना चाहते हैं किसी भी तरह की तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो ये कहानी के पूरे फैक्ट है, मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे फैक्ट के साथ में आपको ये पूरी कहानी बताऊँ। तो आज की कहानी केवल इतनी थी, वो राज आज भी राज ही है। और इस तरह की तमाम कहानियाँ देखने के लिए हादसों की हकीकत खबर टुडे न्यूज़ पर आप देखते रहिए। नमस्कार।